मेरा नाम MS अख्तर है और ये ओशा की सीरीज के अंदर हम आज फॉल प्रिवेंशन इन कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। जो जो है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन जो है 1926.502 है। ठीक है, तो हम जितनी भी बात करेंगे हम तफसील से पहले जो फॉल प्रोटेक्शन का जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उस पर हम थोड़ा जो जो ओशा रेगुलेशन के अंदर है उसी की हम अभी बात करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे, लैडर के बारे में बात करेंगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का क्या प्रोविजन है, गार्ड रेल का क्या प्रोविजन है, स्कैफोल्डिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स है, PFAS जिसको बोलते हैं पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम का क्या रिक्वायरमेंट है, ओशा पोजिशनिंग डिवाइस क्या होती है और उसका क्या रिक्वायरमेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन क्या होती है उसका क्या रिक्वायरमेंट है, रेस्क्यू प्लान आप थोड़ा सा आइडिया देंगे। रेस्क्यू प्लान एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके बारे में डिटेल से बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ समझ लें कि ये सब है क्या चीज और ओशा में क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। तो हम लोग पहले इसको कुछ डेफिनेशंस फटाफट समझ लेते हैं कि ऑथराइज पर्सन वो है जिसको एम्प्लॉयर किसी काम के लिए स्पेसिफाई करता है कि हाँ साहब तुम कर सकते हो। ठीक है, और कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होता है? कॉम्पिटेंट पर्सन वो होता है जो किसी बात के लिए उसको पूरी तरह से कॉम्पिटेंट हो, मतलब कि उसको नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, है ना, एबिलिटी टू परफॉर्म द जॉब हो और वो हेजार्डस कंडीशन में काम कर सके। यानी कि वन हु इज कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग एग्जिस्टिंग एंड प्रेडिक्टेबल हेजार्ड्स इन द सराउंडिंग और वर्किंग कंडीशन विच आर unsanitary, hazardous or dangerous to employees and who has authorization to take prompt corrective measures to eliminate them। यानी कि वो ऑथराइज करेगा किसी को ये काम करना, हाँ साहब स्कैफोल्ड इरेक्ट करना है तो कैसे इरेक्ट करना है ये कॉम्पिटेंट पर्सन डिसाइड करेगा। ऑथराइज पर्सन और कॉम्पिटेंट पर्सन में ये डिफरेंस होता है। डेजिग्नेटेड पर्सन मीन्स एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ऑथराइज पर्सन होता है अगर एम्प्लॉयर ऑथराइज करता है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट, तो वो किसी खास जगह में किसी खास काम करने के लिए ही आइडेंटिफाई करता है। और ऑथराइज पर्सन मतलब डेजिग्नेटेड पर्सन होता है, यानी कि किसी काम के लिए। अब हम हरफन मौला एक आदमी है लेकिन उसको डेजिग्नेट ऑथराइज किया गया यही काम करने के लिए। ये दोनों में डिफरेंस है, सिर्फ हल्का फुल्का समझ लीजिए। डिटेल में आप लोग रोक करके पढ़ करके इसको याद भी रख सकते हैं, क्योंकि ये जो आपके इंटरव्यू में पूछते हैं, कभी आप ओशा का अगर सर्टिफिकेशन लेने जाएंगे तो उसमें भी पूछेंगे। तो एम्प्लॉय, हर वो एम्प्लॉय, एवरी लेबर और मैकेनिक अंडर द एक्ट रिगार्डलेस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप विच मे बी alleged to exist between the labor and mechanic and the contractor, जो भी एम्प्लॉय हो किसी का, एम्प्लॉय जो काम कर रहा है किसी कंडीशन में, उसका ये ओशा में डेफिनेशन है, मोटा मोटी यही है। जो लेबर है, मैकेनिक है, सुपरवाइजर है, अंडर द ISO, तो ISO 45001 में तो चेयरमैन को भी वर्कर ही बताया गया है। यानी कि हर वो आदमी जो सैलरी ले रहा है ओनर को छोड़ करके, लेकिन वो एक आदमी दूसरे का एम्प्लॉयर है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्ट, ये डेफिनेशन ओशा के अंदर है। क्वालिफाइड मींस वन हु बाय पोसेशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, सर्टिफिकेट, और इसीलिए आप बाहर जाइएगा तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होती है। लेकिन जब रिक्रूट करते हैं जैसे कि ऑथराइज्ड रिगर, तो उसका कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। खाली जा करके ट्रेनिंग ले लिया इससे नहीं होता है। ट्रेनिंग लिया तो आप वो एग्जाम पास किया कि नहीं आप किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सर्टिफिकेट और प्रोफेशनल स्टैंडिंग, और हु हैज एक्सटेंसिव नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, हैज सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज एबिलिटी टू सॉल्व और रिजॉल्व प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, इसको आप अपना ये इसके बारे में तो दूसरे जो मैनेजमेंट सिस्टम हम पढ़ाएंगे, जब हम बनाएंगे तो हम इसका पूरा तफसील से डेफिनेशन समझेंगे।
तो ओशा का बेसिक पर्पस तो आप लोग हमेशा आप लोगों को तो इंट्रोडक्शन ने ही बताया कि साहब ये सेफ वर्किंग कंडीशन लाने के लिए और उसको इंस्पेक्शन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सब जो ओशा का मेन पर्पस यही है। तो अब हम लोग देख लें कि जनरल ड्यूटीज क्या है। सेक्शन 5A जो है 1 जो है ओशा एक्ट है, इट इज नोन फॉर द जनरल ड्यूटी क्लाउज है। सेक्शन याद रखिएगा क्योंकि ओशा का सर्टिफिकेशन करने जाइएगा तो ये सब, हम चूंकि हिंदी में बोल रहे हैं, हमको हिंदी में हम कभी क्लासेस लेते नहीं थे, लेकिन अब हिंदी में ही शुरू किया है। तो रिक्वायर्स दैट ईच एम्प्लॉयर provides a workplace that is free from recognized hazard that are causing or likely to cause death or serious। ये आपके जनरल ड्यूटी क्लॉजेस है, ये एम्प्लॉयर के लिए। कैन बी यूज ओशा ओनली where there is no standard that is applied। employer fails to keep the workplace hazards जो आपको पहले भी बताया जा चुका है, hazard को recognize करना, ये करना। तो ये सब हमने इसलिए किया कि ओशा का जो फॉल प्रोटेक्शन है, जो सेक्शन आपको हेडिंग में बताया, उसके अंडर में ये सब चीजें हैं। ठीक है, एक्सीडेंट रिपोर्टिंग करने का है, ये स्टैंडर्ड है उसका। तो इम्प्लॉइज का भी बेसिक राइट जो आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया गया था कि राइट टू रिफ्यूज, आपको आप देखेंगे कि स्टॉप वर्क ऑथराइजेशन आप सारा साइटों पे सुनेंगे, वो ओशा के अंदर भी है। ये एक्चुअली आईएलओ का एक आईएलओ का ये रिक्वायरमेंट है, कन्वेंशन है इसके ऊपर। तो कन्वेंशन हम आईएलओ जब पढ़ाएंगे तो कन्वेंशन के बारे में बताएंगे कि वो किसी भी अगर वो अनसेफ है और उसको खतरा लग रहा है, इमिनेंट डेंजर है, तो वो स्टॉप कर सकता है काम। इम्प्लॉय का जो ये सब राइट है कि आपको ट्रेन कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए हर कंट्री में जहां जाइएगा। इसीलिए एचएससी ओरिएंटेशन, एचएससी इंडक्शन दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। ये लीगल रिक्वायरमेंट है, कोई शौकिया एम्प्लॉयर नहीं देता। वर्क ऑन मैकेनिक मशीन्स दैट आर सेफ, वो वर्क प्लेस ऑथराइज्ड एज फार एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। आप ओशा के कन्वेंशन में आपको बताएंगे तो पढ़ेंगे। बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल्स, ओशा का इंस्पेक्शन का वो ओशा से बात कर सके, यानी कि अब वो पूरी तरह से ऑथराइज होता है। उसको इंफॉर्मेशन, हर तरह की इंफॉर्मेशन उसको देना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, तो बेसिक के बाद हम लोग चलते हैं लैडर के बारे में समझने के लिए। आप लैडर तो देखा होगा, लेकिन इसके बारे में सर्टेन रेगुलेशंस है जो आपको बहुत जानना जरूरी है। तो डू नॉट एक्सीड मैक्सिमम इंटेंडेड लोड, यानी कि कोई भी आप लैडर यूज कर रहे हैं साइट पे, तो उसके ऊपर आप गौर कीजिएगा कि उसके ऊपर एक ये लगा रहता, टैग लगा रहता, कितना लोड होगा। अच्छा, नेवर टाई लैडर्स टुगेदर। आप देखिएगा बहुत सारे ऐसी आपको हरकतें नजर आएंगी। 2 लैडर है, उसको लगा करके, ये एक्सटेंडेड लैडर है। एक्सटेंडेड लैडर जो है वो मीन फॉर दिस, लेकिन 2 लैडर को जोड़ करके आप ऊपर नहीं कर सकते। ये इलीगल बात है कि हर कंट्री में चाहे आप कहीं भी काम करें। मेक श्योर लैडर एक्सटेंडेड एट लीस्ट 3 फीट पास्ट द प्लेटफॉर्म, यानी कि आप मान लीजिए कि आप जब ये प्लेटफॉर्म है तो इससे 3 फुट ऊपर होना चाहिए लैडर को, ये रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मेंटेन 3 पॉइंट्स कॉन्टैक्ट। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है कि जब आप चढ़ते हैं, आपका 4 कॉन्टैक्ट है, दो हाथ है, 2 पांव है। तो जब चढ़ रहे हैं तो आपको 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट हमेशा बने रहना चाहिए। ये आपको इंटरव्यू भी पूछता, व्हाट इज 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। तो सिंपल सी बात है कि जब आप, हर आदमी का 4 कॉन्टैक्ट होता है, 2 हाथ 2 पांव। तो सीढ़ी जब चढ़ रहा है तो कोई भी सामान मतलब लेके नहीं चढ़ेगा। ऐसा नहीं कि एक हाथ में लिए हुए हैं दूसरे से करके चढ़ रहे हैं, दैट इज नॉट अलाउड। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट, यानी कि हर हालत में, हर स्टेप पर वो 3, एक हाथ पकड़ेगा, 2 पांव रहेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट का ये मतलब है। विथ लैडर व्हेन असेंडिंग और डिसेंडिंग, ऊपर चढ़े या नीचे है, दोनों कंडीशन में, यानी कि कोई भी सामान वो हाथ में लेके नहीं चढ़ सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि रस्सी से ऊपर लाया जाता है, ऊपर से नीचे से
कैरियर से भेजा जाता है, या फिर वो बेल्ट बांधा रहता है, देखते हैं इसका फोल्डर सबको। तो ये जो अगर आप ये एक्सटेंशन लैडर, आप तो जानते ही एक्सटेंशन लैडर मतलब ये इट इज मीन लाइक दिस। तो एक्सटेंशन लैडर हो या लैडर हो, हर का रूल 4:1 है, यानी कि 4 फुट ऊपर जाएगा तो 1 फुट नीचे आएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, 4:1। फॉर एवरी 4 feet ऑफ हाइट द बेस शुड बी प्लेस्ड 1 feet फ्रॉम वट एवर द लैडर इज लीनिंग, यानी कि अगर ये दीवार है और इसके ऊपर लग रहा है तो ये यहां से 1 फुट रहेगा, और ये अगर ये 4 फुट का लैडर है तो 1 फुट ही आगे रहेगा। अच्छा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 है ना, तो ये 3 ओवरलैप होना चाहिए। रक्स जो है, इसको रक्स बोलते हैं, जिस पर चढ़ा जिधर पांव रखते हैं। कभी भी ऊपर में 3 रक्स के ऊपर, नेवर स्टैंड ऑन द टॉप 3 रक्स। ठीक है, 3 रग मतलब यहाँ जो 3 स्टेप है यहाँ फ्री रखने का, इसके 3 से ऊपर नहीं जाना है। स्टेप क्या है कि डो नॉट यूज ए सिंगल लैडर, लॉक द स्प्रेडर हिंजेस, यानी कि इसको जो है हिंजेस इसमें लगा रहता है ना, उसको हुक ऐसे करके लॉक किया जाता है, जितना दूर चढ़ा उसका लॉक कर देते उसको। डू नॉट सीट, यहाँ पर बैठना इसके ऊपर नहीं है, सीधे चढ़ो काम करो। तो अब ये जब, हालांकि अलाउड नहीं है, लेकिन किसी कंडीशन में कुछ चीजें अगर आप बनाते हैं तो उसका बहुत सीरियस, बहुत हेवी रेगुलेशंस है, थर्ड पार्टी पास करना पड़ता है। सो प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, तो इसका क्या रिक्वायरमेंट है ओशा में कि हर आदमी जो वर्किंग एट हाइट अगर हो रहा है तो वो हार्ड ग्लास पहने, ग्लास लगाए, जितने भी होल्स हैं या छत पर हो या कहीं पर भी हो या कुछ भी हो उसको घेरिए, उसमें बोर्ड लगाइए। मस्ट सपोर्ट 2 times द वेट ऑफ एम्प्लॉइज विथ इक्विपमेंट एंड मटेरियल, यानी होल का जो कवर होगा, यानी अगर होल को छिपाया आपने, रेलिंग लगा दिया, बात दूसरी है। अगर होल को ये कर रहे हैं तो जो भी एम्प्लॉय है, 2 एम्प्लॉय का पूरा लोड ले सके, वो ऐसा होना चाहिए, कवर इतना मजबूत होना चाहिए। उसको मस्ट बी लेबल्ड ऑल्सो, उसके कवर लगा दिया तो उसके ऊपर लगना चाहिए कि होल है क्या है। मटेरियल मस्ट बी केप्ट 6 feet फ्रॉम द लीडिंग एज अनलेस ए गार्ड रेल इज इन प्लेस कैनोपी। समझ रहे हैं? अगर आप पहले तो आपको अभी आगे पढ़िएगा कि मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रिवेंट कोलैप्स बाय ऑब्जेक्ट दैट फॉल ऑनटू द बैरिकेड। अगर कोई सामान, अगर बैरिकेड लगा हुआ है, अगर उसके ऊपर लगेगा तो वो उसको विथस्टैंड कर सके, इतना मजबूत होना चाहिए उसको। मस्ट प्रिवेंट एम्प्लॉय फ्रॉम एक्सेसिंग एरिया विथ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। आप देखिएगा कि हर जगह पे बैरिकेड जो लगाया जाता है ना, ऊपर में काम हो रहा है तो भाई इधर से मत जाओ, ये उसको घेर देते हैं, या लिफ्टिंग हो रही है तो घेर देते हैं। क्यों घेरा जाता है? ताकि फॉलिंग ऑब्जेक्ट से बचाया जा सके। अननेसेसरी अनऑथराइज्ड एंट्रीज प्रोहिबिटेड। आप देखेंगे साइटों पे कि हमेशा बोर्ड भी लगा दिया जाता है। अब गार्ड रेल क्या चीज है? अभी सिर्फ जो अभी आपको बता रहे हैं वो ओशा के रेगुलेशन में जो लिखा हुआ है सिर्फ उसी के बारे में बता रहे हैं। अभी डिटेल में बाद में बात करेंगे। शुड बी इरेक्टेड ओनली अंडर द गाइडेंस ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन। डेफिनेशन इसीलिए बताया था कि कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है, बाई क्वालिफिकेशन और सर्टिफाइड होता है, सर्टिफाइड। जैसे कि आप देखेंगे कि जब बाहर यहाँ भी स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर का सर्टिफिकेशन होता है, स्कैफोल्डर का जो इरेक्ट कर रहा है उसका सर्टिफिकेशन होता है, जो इंस्पेक्ट कर रहा है उसका भी सर्टिफिकेशन होता है। यानी कि जब स्कैफ, तो यूज व्हेन वर्किंग सरफेस इज ग्रेटर देन कितना, 6 feet above ए लोअर एरिया। अगर वो 6 फुट ऊपर हो गया तो गार्ड रेल लगाना होगा, टो बोर्ड, अब वो स्कैफोल्ड हो गया। ठीक है, यूज अक्रॉस होल्स ओपनिंग ग्रेटर देन 18 इंचेस। समझ गए? तो गार्ड रेल का क्या है, टॉप रेल कितना होगा, यहां पर देखा आपने, देखिए इसको रोक करके, वीडियो रोक करके इसको आप ठीक से देख लीजिए कहां कहां पे कितना होता है कि टॉप रेल जो है 42 इंचेस, ठीक है, ±3 इंच चलेगा एबव वर्किंग सरफेस। अगर ये वर्किंग सरफेस है तो कितना होगा, 42 इंचेस। मिड रेल कितना होगा, 21 इंचेस।
ये सब इंटरव्यू में भी पूछते हैं हम लोग। और आपको जानना चाहिए एबव वर्किंग सरफेस, ठीक है, व्हेन देयर इज नो वॉल और पैरापेट वॉल, यानी कि ओपन है तभी। अगर दीवार की तरफ सटा हुआ है, जैसे कि जो दूसरे तरह के स्कैफोल्ड होते हैं, जो मतलब एक ये स्कैफोल्डिंग लगा हुआ है तो और वो टाई टाई किया हुआ है स्ट्रक्चर से, दीवार है तो कोई हर्ट नहीं है। वर्टिकल मिनिमम ऑफ एवरी 8 फीट, ठीक है, वर्टिकल जो है वो हर 8 फीट पे एडिशनल मेंबर इंस्टॉल्ड सो नो ओपनिंग इज मोर देन 19 इंचेस। 19 इंचेस से ज्यादा ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। देख रहे हैं ना, 42 इंचेस और 21 इंचेस हो गया, कितना हो गया ये 21 हो गया ना। तो अगर 1.5 इंच 2 इंच की पाइप है तो 19 इंचेस ही बचेगा ना अंदर अंदर। वेट रिक्वायरमेंट क्या है, फोर्स ऑफ एटलीस्ट 200 पाउंड अप्लाइड विद इन 2 इंचेस ऑन द टॉप एज, समझ गए। तो जो अप्लाई करेंगे वो 200 पाउंड को विथस्टैंड कर सके हर एवरी 2 इंचेस पे। अब हम लोग स्कैफोल्ड का रिक्वायरमेंट देखेंगे। ये स्कैफोल्ड हमने ऐसे लगाया, इसको डिटेल में बाद में समझाएंगे। ये फ्री स्टैंडिंग स्कैफोल्ड है, एक स्ट्रक्चर पर लगा हुआ है, पाइपलाइन का कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है उस पर है, एक साइट का है ये। तो स्कैफोल्डिंग का पहला रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी इरेक्टेड होगा वो अंडर द सुपरविजन ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कि मोटा मोटी समझिए कि सर्टिफाइड ए कॉम्पिटेंट स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर और स्कैफोल्डिंग इंचार्ज भी होता है। जहाँ कॉम्प्लिकेटेड सस्पेंडेड स्कैफोल्ड, डिफरेंट टाइप का स्कैफोल्ड होता है, उसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, ताकि कितने टाइप का होता है और क्या क्या उसके क्या क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हमको देखना होता है, कैसे इंस्पेक्शन करेंगे, कैसे क्या क्या चीजें देखेंगे, उसको लीनिंग हो रहा है, टाई कर रहे हैं कि नहीं है, क्रॉस ब्रेसिंग कैसे लगाएंगे, ठीक है, उसका क्या कैलकुलेशन है, ये सब हम लोग सिर्फ स्कैफोल्डिंग के बारे में जो एक्स्ट्रा में रिक्वायरमेंट है उसको समझ रहे हैं। डू नॉट इरेक्ट विद इन 10 फीट ऑफ पावर लाइन्स। 6 फुट से ऊपर अगर काम कर रहा है तो प्रॉपर स्कैफोल्डिंग चाहिए, ये बात याद रखिएगा। लैडर में क्या है, 1:4 है। और कहीं पर भी स्कैफोल्डिंग कर रहे हैं तो 10 फुट के एरिया में पावर लाइंस नहीं होना चाहिए। सेटिंग और डिस्प्लेसमेंट शुड नॉट अकर, यानी कि जो जहां पर हम स्कैफोल्ड इरेक्ट कर रहे हैं वो उसका बेस मजबूत होना चाहिए, इसीलिए बेस प्लेट देखते हैं। पहले तो इंस्पेक्शन किया जाता है कि वो विथ स्टैंड कर सकता है कि नहीं, वो जहां पर खड़ा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि खड़ा किया और यहाँ पर गड्ढा कर दिया। ऐसा बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट पर देखिए, स्कैफोल्डिंग खड़ा हुआ है, अब बगल में एक्सकैवेशन चल रहा है, वो ले पूरा स्कैफोल्ड कोलैप्स कर दिया। Employee on scaffold over 10 feet in height must have fall protection. अगर 10 फुट से ऊपर चला गया तो आपको फॉल प्रोटेक्शन जरूरी है। लेकिन ओशा ये भी बोलता है कि इफ गार्ड रेल, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, आप लोग देखिएगा कि अरे किसी भी स्कैफोल्ड पे बनना है तो उस वक्त आप बता सकते हैं कि भैया ओशा रेगुलेशन में ये है, इफ गार्ड रेल आर इंस्टॉल्ड per manufacturer specification and OSHA requirement, तो पर्सनल फॉल प्रोटेक्शन इज नॉट नीडेड। ये हमारे साथ हो चुका है एक प्लांट में। वो क्लाइंट बोला नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो बेचारे, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप कॉम्पिटेंट बनिए, बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 90% से ऊपर लोग जाहिल हैं, माने कुछ नहीं जानते। चाहे वो क्लाइंट में, कॉन्ट्रैक्टर में तो ज्यादा है, 98%, 2% आपको मिलेंगे जो जानते हैं इस चीजों को, ठीक है। तो if personal fault protection is required, the anchor point must be attached to a structural member. स्ट्रक्चर से करेंगे, स्कैफोल्ड से नहीं करेंगे। गार्ड रेल से, गार्ड रेल में अक्सर देखिएगा कि गार्ड रेल पर ही अटैच कर दिया उसको, ये जो फॉल प्रोटेक्शन है, बताएंगे फॉल प्रोटेक्शन के बारे में। तो कहां पर एंकर पॉइंट क्या होता है ये सब चीजें बताया जाएगा। फॉल प्रोटेक्शन के बारे में क्या है, डू नॉट यूज ए स्कैफोल्ड वेयर ड्रॉप ऑफ इज 6 फुट।
और ग्रेटर अनलेस गार्ड रेल सिस्टम इंक्लूडिंग टो बोर्ड आर इंस्टॉल्ड। जाहिर सी बात है कि अब ऐसा भी आप देखिएगा, बहुत सारे बेचारे सेफ्टी के लोग जो हैं, नहीं 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 स्कैफोल्ड तो आपको चाहिए 4 फुट पर भी। अबे जाहिल, स्कैफोल्ड नहीं, उसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं काम करने के लिए। स्कैफोल्ड का रिक्वायरमेंट 6 फुट के बाद ही है, समझ रहे हैं? वर्किंग प्लेटफॉर्म, अब वर्किंग प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो यही बोल रहा है कि आप स्कैफोल्ड और जो है वो 6 फुट के बाद जो स्टैंडर्ड के हिसाब से बनेगा, उसके पहले वो स्कैफोल्ड नहीं कहलाता, उसके वर्किंग प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। सो ईच वॉकवे लोकेटेड विदिन ए स्कैफोल्ड shall be protected by a guard system installed within 9.5 inches of and along at least one side of the walkway। ये बात समझ लीजिए कि जब आप बहुत सारे जगह देखेंगे कि स्कैफोल्ड, ऐसा भी हमने देखा है जोकरों को, कि वो जो गार्ड जो क्रॉसिंग है ना, वो क्या बोलते हैं, वो एक्सकैवेशन का क्रॉसिंग है या कुछ भी है, उसको भी बोल रहा है कि उसको टैग लगाओ, इसके ऊपर टैग लगाओ। पानी के लिए स्टैंड बनाया हुआ था, उस पर ग्रीन टैग नहीं लगाया इसके ऊपर। अबे वो स्कैफोल्ड है ही नहीं, 6 फुट के बाद ही स्कैफोल्ड होता, वो उसके ऊपर वो प्लेटफॉर्म होता, एज पर ओशा। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग का जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि गार्ड रेल से जो हुक होता है उसको अटैच नहीं करने का, लैनियार्ड को अभी बताएंगे। फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्पेक्शन मस्ट बी डन बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन। जितना भी कोई भी स्लिपरी सरफेस वगैरह नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो प्लैंक्स होता है, प्लैंक्स को स्कैफोल्ड के पूरे कंपोनेंट्स को बड़ी तफसील से बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में पॉसिबल, इस वीडियो में सिर्फ हम ओशा का रिक्वायरमेंट बता रहे हैं। डेब्रिज रिमूव करना, डैमेज कंपोनेंट मस्ट बी रिमूव्ड। ओशा का जो स्कैफोल्डिंग स्टैंडर्ड है, वो स्कैफोल्डिंग स्टैंडर्ड जो है ओशा में डिटेल में है, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अभी हम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फॉल प्रोटेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। डैमेज कंपोनेंट मस्ट बी रिमूव, कोई भी चीज डैमेज हो गई तो उसको स्क्रैप कर देना है। अभी देखिए, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, PFAS उसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये लीगल में भी लिखा हुआ है। तो पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, जैसे CPA लिखा था ना, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन बोलते हैं, ये जो पूरा जो फॉल अरेस्ट सिस्टम है, ये किस किस चीज में होता है, अभी तस्वीर में दिखाएंगे कि फुल बॉडी हार्नेस होता है, लैनियार्ड है विथ शॉक एब्जॉर्बर है, सब हम अभी फोटो भी दिखाएंगे उसकी, रोप ग्रैब है, लॉकिंग स्नैप है। ठीक है, ये सब उसके कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, देख रहे हैं, ये पूरा फॉल अरेस्ट सिस्टम है इसका। तो लिमिट मैक्सिमम अरेस्टिंग फोर्स इज कितना होना चाहिए, 1800 पाउंड जो है, उसको कोई आदमी गिरे तो इतना उसका लोड बियरिंग कैपेसिटी होना चाहिए। कोई भी आदमी फॉल करे तो 6 फुट तक ही जाना चाहिए, इसलिए लैनियार्ड जो है वो 6 फुट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि लोअर ग्राउंड पर नहीं टिके। ब्रिंग एम्प्लॉय टू complete a stop and limit max deceleration distance of travel of 3.5 feet। समझ गए? Be strong enough to withstand twice the potential impact of energy, यानी कि उसका जितना वजन हो। इसीलिए आप देखेंगे कि हेवी ड्यूटी है, लाइट ड्यूटी है, जो आदमी का वेट है उससे डबल वेट वो विथस्टैंड कर सके। इसके अलावा ये बात आप याद रखिएगा कि कभी भी फॉल प्रोटेक्शन अगर सिस्टम यूज कर रहे हैं तो कभी भी आपको रेस्क्यू प्लान होना चाहिए, लैडर्स होना चाहिए, या फिर आप ज्यादा ऊंचा काम कर रहे हैं तो क्रेन आसपास में होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा देर लगेगा रेस्क्यू करने में तो वो तो गया उसका, वो पूरा उसका बारे में हम लोग जब पूरे तफसील से हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, तो उसमें एक सिस्टम भी होता है कि उसको लेग सपोर्ट होता है उसका, वो इस वीडियो में कवर नहीं किया है। उसमें हम किसी जब अलग अलग एक एक टॉपिक पर जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे कि पर्सनल फॉल प्रोटेक्शन डिफरेंट कंपोनेंट्स का एक्चुअली आज के दौर में क्या है। फुट रेस्ट बोलते हैं उसको, फुट का कैसे होता है।
ये देख रहे हैं इस तरह से, ये इसके बारे में आपको फिर से बताएंगे तफसील से। कितना ये जो गिरे आदमी तो 6 फुट से ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, इसको नीचे ऐसा नहीं कि वो इतना बड़ा रस्सा कर दिया कि वो गिरा तो सीधे जमीन पर ही आ गया, तो फायदा क्या वो फॉल प्रोटेक्शन का। तो 3.5 फीट से ज्यादा, यहां देख रहे हैं ये जो है यही इतना ही दूर है ये। तो उसका इंस्पेक्शन जो है वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है, ये आप लोग जान जाइए। लेकिन वो यहाँ पर जो है ओशा में मैन्युफैक्चरर टेस्टेड है, लेकिन वो ऑथराइज कर देते हैं। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन सभी का फॉल प्रोटेक्शन का आपको रखना होता है, वो इट इज एन ऑडिटेबल आइटम। परफॉर्म इंस्पेक्शन कितना तरह का इंस्पेक्शन होता है, एवरी 3 मंथ्स आपको इंस्पेक्शन करना है, मंथली इंस्पेक्शन करना है, बिफोर यूज इंस्पेक्शन करना है, अगर कोई डैमेज हो गया तो उसको डिस्कार्ड करना है। ठीक है, तो ये आपके कंपोनेंट्स के बारे में अभी हम आपको बताएंगे, डिफरेंट कंपोनेंट जो आगे देखा ना कि क्या क्या होता है। तो बॉडी हार्नेस का डेफिनेशन ये है कि डिस्ट्रीब्यूट ए सिस्टम which distributes fall arrest force over thighs, pelvis, waist, chest and shoulder। देख रहे हैं ये फुल बॉडी हार्नेस जो है, ये देखिए इसके अंदर ये शॉक एब्जॉर्बर लगा रहता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता कपड़े का सिला होता है, सिला वो कपड़ा स्टिच करता है तो वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके पीछे में बॉडी हुक होता है, ये लैनियार्ड इसको देख रहे हैं, इससे लगा हुआ जो है लैनियार्ड होता है। ये स्नैप हुक होता है, ये स्नैप हुक के बारे में दिखाएंगे। ये चेस्ट में ऐसे, ये देख रहे हैं थाइज में ऐसे लगा रहता है, लेग स्ट्रैप है, चेस्ट स्ट्रैप है। तो एंकर पॉइंट एक चीज होती है, यानी कि यहां पर एंकर करेंगे, यानी कि आप देख रहे हैं स्कैफोल्ड में नहीं कर रहा है ये, यहां से गिरा कोई आदमी अगर गिरता है तो इसका जो शॉक एब्जॉर्बर है वो उसको 3.3 यानी 3.5 फीट वही फॉल किया वो यहां से, इसका यहां से, समझ रहे हैं ना। इस ये मतलब क्या है कहने का, आप ज्यादा कंफ्यूज होने का बात नहीं है। जो आप हुक लगा रहे हैं ऐसा नहीं कि वो काम जिस प्लेटफॉर्म कर रहे हैं वहीं पर कर दिया, वहां पर नहीं लगाना है, समझ रहे हैं बात को। आपको ऐसी जगह पे लगाना है कि जब कोई गिरेगा अगर बाई मिस्टेक, तो वो प्लेटफॉर्म से कितना नीचे आना चाहिए, वो जहां पर खड़ा हुआ है 3.5 फीट, और वो ताकि 5-6 फीट का तो आदमी ही होगा, सरफेस से कितना ऊपर होना चाहिए 3 फीट, 3 फीट से डिफरेंस होना ही चाहिए। ज्यादा तो होगा ही, इतने कम में तो काम नहीं होता है, लेकिन मिनिमम बताया गया है ये रिक्वायरमेंट। ये इसको बोलते हैं रिट्रैक्टिंग लैनियार्ड, यानी कि ये है क्या चीज एक्चुअली कि इसको लैनियार्ड के साथ बांध दिया जाता है, जो पीछे देखा ना है लैनियार्ड को। जब ये ऐसा होता है कि जैसे ही ये हल्का सा भी झटका पड़ेगा तो लॉक हो जाएगा ये, समझ रहे बात को। सिंपल सी चीज यही है, आपको किसी जगह किसी एंकर पॉइंट कहीं पर है लेकिन उसको दूर जाना है तो वो लैनियार्ड को उसमें बांध देता है, लेकिन जैसे भी वो अगर गिरेगा तो झटका पड़ेगा, वो लॉक हो जाता है फॉर्म। डिसेलरेशन डिवाइस कंटेनिंग ड्रम वुंड line that can be extracted from the retracted onto the drum at tension during normal employees movement after onset। ऐसा ऐसा मतलब स्लोली चल रहा है तो वो खुलेगा, लेकिन जैसे झटका पड़ेगा लॉक हो जाता है वो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये जो लैनियार्ड है, आप लैनियार्ड आपने देखा ये क्या कहां से लगा हो, ये देख रहे हैं ना, ये जो इसके बैक हुक से, यहां पर देखें, ये बैक हुक से जो ये रस्सी बंधी हुई है, ये स्नैप हुक है, यहां पर है, ये शॉक एब्जॉर्बर है, इसको जो बोलते हैं ये लैनियार्ड है। अब लैनियार्ड क्या है, फ्लेक्सिबल लाइन होती है, रोप, वायर रोप, स्ट्रैप रोप, जाहिर सी बात है कि ज्यादा नाइलोनी रोप होता है। मस्ट हैव ए शॉक एब्जॉर्बर, देख रहे हैं सब में शॉक एब्जॉर्बर निकल लगा हुआ है, यानी कि जैसे झटका पड़ेगा, देख रहे हैं यहाँ पे ये जो स्नैप हुक है, ये जो क्या बोलते हैं डी रिंग है, वो जो पीठ में जो ये पोर्शन जो है ना, ये दो आजकल ज्यादातर डबल हुक चल रहा है ऑयल एंड गैस में, कम से कम ताकि दो जगह लगाए, यानी एक फेल करे तो दूसरा पकड़ेगा।
तो लैनियार्ड अगेन मस्ट हैव ए शॉक एब्जॉर्बर, देख रहे हो शॉक एब्जॉर्बर है ना ये यहाँ पर। स्नैप हुक, ये दो जो हुक देख रहे हैं वो स्नैप हुक बोलते हैं। ए कनेक्टर comprised of a hook shaped member with a normally closed keeper, यानी कि उसको जब ये दबा करके जब उसको लगाता है और छोड़ देता है तो लॉक हो जाता है वो। नेवर, कभी भी, जैसा हमने बताया कि कभी भी दोनों हुक को एक स्ट्रक्चर में कनेक्ट नहीं करना है। जनरल गाइडलाइंस यही है कि कंसिस्ट ऑफ ए बॉडी हार्नेस सिस्टम रिग टू अलाउ एम्प्लॉइज टू बी सपोर्टेड और on elevated vertical surface while working with both hands free। ये देखें पोजिशनिंग डिवाइस क्या होती है, आपको बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन। पोजिशनिंग डिवाइस और फुल बॉडी हार्नेस ये बोथ आर डिफरेंट थिंग। अगर कहीं पर किसी को काम करना है तो वो एक उसको बोस्टन चेयर भी बोलते हैं उसको, या फिर पोजिशनिंग डिवाइस, दोनों अलग अलग चीज है लेकिन दोनों पोजिशनिंग ही डिवाइसेस है। यानी कि देख रहे हैं यहाँ पर एक आदमी काम कर रहा है तो उसके इसमें जो है ना उसके बैक को भी सपोर्ट करता है, इसको भी सपोर्ट करता है, और सिर्फ पांव कहीं पर रख करके उसको हुक कर देता है तो उसको पोजीशन कर देता है ताकि वो दोनों हाथ से काम कर सके। यानी कि बॉडी वेस्ट स्ट्रैप अटैच टू द लैनियर्ड लाइफलाइन, ये तो सबका वही रेगुलेशन वही है। इसमें भी फुल बॉडी हार्नेस नहीं है ये। पोजिशनिंग डिवाइस एंड फुल बॉडी हार्नेस आर द टू डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो एंकर पॉइंट कहां पर होना चाहिए, मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एंकरेज बीइंग यूज्ड टू सपोर्ट और सस्पेंड स्कैफोल्ड। यहां पर एंकर पॉइंट ऊपर, हमेशा एक चीज को याद रखिएगा कभी भी, एंकर पॉइंट आदमी के सर से ऊपर होना चाहिए। यानी कि ऐसा बेवकूफी अक्सर देखिएगा आप साइटों पे कि जो लैनियार्ड का जो स्नैप हुक है वो अपने अपने नीचे लगा देंगे या अपने पैरेलल लगाएंगे, जहां तक कोशिश हो कि ऊपर लगाएं। ये बात हमेशा, मस्ट सपोर्ट एटलीस्ट 5000 पाउंड पर एम्प्लॉय अटैच्ड और शैल बी डिजाइंड इंस्टॉल्ड एंड यूज्ड। यानी कि वो जो पोजिशनिंग डिवाइस है वो 5000 पाउंड पर एम्प्लॉय होना चाहिए, यानी कि एक ही एम्प्लॉय तो यूज ही करेगा पर एम्प्लॉय। अंडर दिस जो भी काम होता है हमेशा ये बात याद रखिए कि कोई भी काम अलाउड मत कीजिएगा कभी भी एज ए सेफ्टी एचएससी प्रोफेशनल। जो कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है तो काम नहीं होगा। सेल्फ रिट्रैक्टिंग डिसेलरेशन, सेल्फ रिट्रैक्टिंग डिवाइस के बारे में भी आपको बता ही दिया हमने। तो ये कंपोनेंट इसमें होता है, देख रहे हैं, लैनियार्ड होगा, स्नैप हुक होगा, इसमें भी पोजिशनिंग डिवाइस के अंदर भी ये दोनों एक ही सिस्टम होता है पूरा, लेकिन फॉल प्रोटेक्शन और पोजिशनिंग डिवाइस आर द टू डिफरेंट थिंग। उसका जो इंस्पेक्शन है हमेशा कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा। अब हम लोग आते हैं हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन के लिए। ये भी बहुत आप अक्सर देखेंगे पाइप रैक पर या कहीं पर भी, ये हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन इसको बोलते हैं। इसमें ऊपर में क्या होता है, पाइप रैक के ऊपर 30 मीटर 25 मीटर 40 मीटर तक, आप शलगम गैस प्लांट जाएंगे सऊदी में तो 35-40 मीटर तक है, 3-4 रैक है उसके ऊपर से केबल पुलिंग होती है, सोच लीजिए आप। तो वहां पर पब्लिक काम करती है तो प्रॉब्लम तो होगा। तो इसलिए इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। इसके बारे में तफसील से कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कितना डिस्टेंस रखेंगे, क्या मटेरियल होना चाहिए, ये सब हम किसी दूसरे, क्योंकि ये एक इटसेल्फ इज ए बिग टॉपिक। तो हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन होता क्या है, ओशा का क्या रिक्वायरमेंट है, यही आप अभी जाने। तो जनरल गाइडलाइंस क्या है, HLL शैल बी इंस्टॉल्ड अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन। जो भी जाहिर सी बात है कि थर्ड पार्टी से परचेज करेंगे उसने क्या बोला है, लिमिट मैक्सिमम अरेस्टिंग फोर्स इज 1800। आपने वहां पर भी देखा होगा फॉल प्रोटेक्शन में, प्रिवेंट एम्प्लॉइज फ्रॉम फॉलिंग मोर देन 6 फीट, नॉट कॉन्टैक्ट एनी लोअर लेवल्स। ऐसा होता नहीं तो बहुत हाई पर ही लगाया जाता लाइफलाइन। ब्रिंग एम्प्लॉइज टू कंप्लीट स्टॉप एंड लिमिट मैक्सिमम डिसेलरेशन डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल। यानी कि कोई आदमी गिरा, जिसको समझ रहे हैं, कोई आदमी अगर अपने सरफेस से गिरे तो 3.5 फुट से डिसेलरेट होकर के रुक जाना चाहिए। ये बात इंटरव्यू में पूछते हैं कि कितना अलाउड है।
3.5 फीट अलाउड है, यही मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम डिसेलरेशन डिस्टेंस। यानी कि गिरा तो ऐसा नहीं कि 6 फुट तक गिरता ही गिर ही रहा है वो। इसीलिए बोला जाता है कि जो स्नैप को कहां पर लगाएंगे, बी ए स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड ट्वाइस द पोटेंशियल इंपैक्ट एनर्जी ऑफ ए, समझ गए, हमेशा डबल की बात होती है। यानी कि सेफ्टी फैक्टर जो है, यानी कि उसका जो हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन, कोई आदमी अगर स्लिप किया और गिरा तो एक तो 3.5 फुट ही फॉल होना चाहिए, दूसरे की जो लाइफलाइन की कैपेसिटी होना चाहिए वो डबल द, उस पर्सन का जो गिरेगा तो उसका, एक मान लीजिए कि सपोज कि किसी आदमी की मान लो कि 60 केजी का आदमी काम कर रहा है, तो जो फॉल प्रोटेक्शन होगा उसका 120 केजी होगा। हमेशा याद रखिएगा, बगैर फॉल रेस्क्यू प्लान के काम अलाउड नहीं करने का कभी भी। ऐसा आप इन जनरल देखेंगे, सब चीज बना दिया, रेस्क्यू प्लान जगह पे है, कुछ रहे ही नहीं। अगर गिरेगा तो क्या होगा, हमने कितने दफे पूछा, अगर मान लो कि तुमने फुल बॉडी हार्नेस पहन, अगर गिर गया तो तुम क्या करोगे, हाँ, ये तो सोचा ही नहीं था। अरे तो इसीलिए ये रिक्वायरमेंट है कि ये तो इसको इंस्पेक्शन करना है। आप लोग एज एचएससी प्रोफेशनल, हम लोगों ने तो सऊदी में जो प्लांट्स में तो हम लोगों को चढ़ना पड़ता था 35-40 मीटर जा करके, तभी थर्ड पार्टी को सर्टिफिकेशन के लिए बुलाएंगे ना, या फिर आरामको के लोग आकर के उसको सर्टिफाई करेंगे, या थर्ड पार्टी। अब तो थर्ड पार्टी हो गया, हम लोग जब गए थे तो वो आरामको के लोग ही आते थे, कि अमेरिकन से तो वो आते थे। तो अब तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन हो गया लाइव। All equipment must be tested by the manufacturer, प्लेटफॉर्म इंस्पेक्शन बिफोर एवरी यूज एंड रिमूवेबल, यानी कि रिमूव कर, अगर कुछ भी अल्टरेशन किया उसमें आपने, तो उसको वो नल एंड वॉइड हो जाता, पुराना पुराना जो सर्टिफिकेट है। तो हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन सिस्टम सब्जेक्ट टू एनी इंपैक्ट लोडिंग शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम सर्विसेज। अगर कोई भी डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, या अगर वो कोई आदमी अगर मान लीजिए कि अगर वो फॉल हो गया, तो वो उसका इंस्पेक्शन जो सर्टिफिकेट नल एंड वॉइड हो जाता, बाद में फिर से उसके कंपोनेंट को इंस्पेक्शन करना पड़ता और क्लियरेंस लेना पड़ता कॉम्पिटेंट पर्सन से। तो इसके क्या क्या कंपोनेंट है, मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एन एंकरेज बीइंग यूज्ड टू सपोर्ट और सस्पेंड प्लेटफॉर्म, ठीक है। यानी कि जो आप लगा रहे हैं सस्पेंडेड स्कैफोल्ड, सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म अगर है, तो उससे ये जो एंकर पॉइंट होता है ना, दोनों तरफ से एंकर करके उसके बाद उसको बांधते हैं, इसकी तफसील पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम बोल क्या रहे हैं। तो वो जो है उससे, उसमें नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर में हो सकता है, माने मान लीजिए पाइपलाइन, पाइप स्ट्रक्चर है, उस पर लगा सकते हैं। यानी कि जो सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म से नहीं अटैच होना चाहिए, उसका जो है जैसा है देख रहे हैं 5000 पाउंड पर एम्प्लॉय अटैच टू, यानी 4 अगर एम्प्लॉय को कर रहे हैं तो उसको उसकी कैपेसिटी 20,000 पाउंड होना चाहिए, क्योंकि पाउंड ही चलता है, इसलिए ओशा में हमेशा पाउंड ही देखिएगा। एज पार्ट ऑफ कंप्लीट पीएफएस दैट मेंटेन ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ एटलीस्ट 2, यानी कि अगर 100 किलो का अगर 4 आदमी गया तो 400 केजी है, तो 800 केजी उसका स्टैंड कर सके अंडर द सुपरविजन ऑफ ए क्वालिफाइड, क्योंकि 800 करेगा उसके बाद फिर इंपैक्ट होगा, हो गया तो 1600। बॉडी हार्नेस डिस्ट्रीब्यूट फॉल अरेस्ट फोर्स, और ये जो आप देख ही रहे हैं कि कैसे फुल बॉडी हार्नेस का कैसे कैसे होना चाहिए, वो तो तफसील से बता ही दिया हमने। हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन के भी कौन से, सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफलाइन है, स्नैप हुक है, ये सब भी उसी के अंदर रिपीटेड किया हुआ है ये उषा में। अभी रेस्क्यू प्लान जैसा बताया, आप क्या आपके साइट पर कभी फॉल हुआ है? आप अगर देखिएगा कभी भी किसी जगह किसी भी आदमी से बात कीजिए, अगर कोई आदमी गिर गया तो होता नहीं है, मतलब इतना ज्यादा फॉल, लेकिन अगर हो गया तो क्या, तो अगर आपका रेस्क्यू प्लान नहीं है तो फिर फॉल प्रोटेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है।
हमेशा रिस्क असेसमेंट में रिकवरी एक लास्ट लाइन होती है। आप हमारा वीडियो देखिएगा तो जो रिस्क असेसमेंट होता है उसमें रिकवरी इज ए मस्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी था। हर टॉपिक पर अलग अलग हम वीडियो बनाएंगे और हमको ये फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि हम जानें कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको दूसरे किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम दूसरे वीडियो में आपसे मिलते हैं, उसके एक एक टॉपिक पर बात करेंगे। जो हमने इतना इंट्रोडक्शन दिया, ये तो सिर्फ आपको हमने ओशा का क्या रिक्वायरमेंट है ये बताया, लेकिन उसके टेक्निकल एस्पेक्ट क्या क्या, हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन में क्या एक्चुअली क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, कैसे डिसाइड करें कि कितना होना चाहिए। अभी तो 5000 पाउंड बताया उसने, या टू फैक्टर बताया सेफ्टी फैक्टर, लेकिन क्या एक्चुअली कैसे लगाते कैसे हैं, स्कैफोल्डिंग कितने तरह का होता है, गार्ड रेल का क्या क्या, सस्पेंडेड स्कैफोल्ड में क्या क्या होगा। तो इस पर हम तफसील से एक अलग से वीडियो बनाएंगे, एक 2-3 वीडियो स्कैफोल्डिंग पर ही बनाना होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।